यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गर्मियों में नाक से खून बहने के इलाज के बारे में। ठीक है, बिल्कुल नया ट्रीटमेंट, बिल्कुल 100% ट्रीटमेंट आज आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। कई जगह पे इसको जो नाक से जो खून बहता है उसको नक्सीर बोला जाता है। ठीक है, अगर अपन साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो उसको एपीस्टैक्सिस बोला जाता है। ठीक है, एपीस्टैक्सिस उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाक से खून बह रहा है गर्मियों में तो इसके पीछे जो लक्षण है कि क्या क्या उसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नाक से जो नाम से अपने को पता लग रहा है कि क्या होगा, नाक से खून बहेगा। ठीक है, और सेकंड नंबर पे नाक में क्या हो सकता है, थोड़ा हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। पेशेंट को क्या होता है, नोजिया हो सकती है। ठीक है, वोमिटिंग मतलब कि उसको उल्टी आ सकती है। तो ये जो रीजंस होते हैं, ये जो लक्षण होते हैं, ये अपने को पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिम्टम्स, ये लक्षण ऐसा क्यों होता है, गर्मियों में नाक से खून क्यों बहता है ज्यादा, इसके पीछे अगर अपन कारणों की बात करें तो सबसे पहले आता है ड्राई एयर। ठीक है, गर्मियों के अंदर जो हवा चलती है, ठीक है, वो इस टाइम लू चल रही है। लू मतलब ड्राई एयर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती, पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। ये अगर अपन सांस के थ्रू ले रहे हैं तो अपने नाक के अंदर क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और अपनी जो खून की जो नसें होती हैं, ठीक है, वो सूखेपन की वजह से क्या होता है, उनकी वजह उनसे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, वो डायलेट हो जाती है। इस वजह से उनके अंदर से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से गर्मी में बहुत ज्यादा अपने को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पे आता है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी। जैसे ही अगर आप लो ह्यूमिडिटी वाली बिल्कुल ड्राई एयर अगर आप इनहेल कर रहे हो, सांस के थ्रू ले रहे हो, तो बॉडी के अंदर गर्मी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उस पानी की कमी की वजह से ही, नाक में सूखापन आने की वजह से ही ब्लड क्या होता है, वेन से बाहर आने लगता है। तो गर्मियों का जो मेन रीजन होता है नाक से खून बहने का, नक्सीर आने का, वो ये ड्राई एयर और डिहाइड्रेशन वाला मेन कारण अपने को देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन कई बार लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि इसके अंदर गर्मी हो गई है, गर्मी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डिहाइड्रेशन को लोकल लैंग्वेज में गर्मी बोला जाता है कि बॉडी के अंदर गर्मी हो गई है, पानी की कमी हो गई है। ठीक है, उसके बाद में अपन रीजंस में देखें तो नेजल ट्रोमा, ठीक है, नाक में अगर कोई चोट लग गई है, कोई घाव है, कोई वाउंड है, तो उससे भी आपके नोज से ब्लड आ सकता है। मेडिकेशन के अंदर अपन देख लेते हैं कि कोई जैसे जो ब्लड को जो पतला करती है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन ने एस्प्रिन ले ली, ज्यादा डोज में ले ली, तो उस वजह से भी अपन को ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नोज पिकिंग, नाक में बार बार उंगली करने से, अगर नुकीली चीज आप नाखून से, अगर नाक में नाखून लग गया तो उस वजह से ब्लीडिंग आ सकती है। एलर्जी, किसी जैसे धूल की मिट्टी के कणों से आपको एलर्जी है, ठीक है, तो जैसे ही अपने नाक के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे एलर्जी की जो श्लेष्मा झिल्ली है वहां पे नाक के अंदर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी। सूजन के साथ साथ ही जो वेन्स होती है उनसे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से भी अपने को ये सारे जो रीजंस होते हैं, इन वजह से अपने को नाक से खून बहने को देखने में मिलता है। और गर्मियों में जो मेन रीजन होता है वो है ड्राई एयर और डिहाइड्रेशन। इन दोनों कारणों की वजह से गर्मियों में सबसे ज्यादा अपने को नाक से खून नक्सीर वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसके इलाज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है जिससे हैंड टू हैंड उसकी नाक से जो खून बह रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाए। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले यूज करने वाले हैं इंजेक्शन ट्रेनेक्सा, और यहाँ पे अपन उसकी 1 ग्राम की डोज यूज करने वाले हैं। ज्यादातर अगर आपको 5 ml का जो एम्प्यूल मिलता है उसके अंदर 500 mg ट्रेनेक्सामिक एसिड उसके अंदर अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ पे 2 इंजेक्शन एक साथ डाइल्यूट करके, ठीक है, एक साथ डिसोल्व करके उसको आईवी रूट से लगाएंगे। ठीक है, आईवी रूट से आपको बिल्कुल स्लो लगाना है। ठीक है, पेशेंट अगर कुछ नहीं खाया है, भूखा है, तो उसको हल्का फुल्का कुछ खिलाएं, उसके बाद में ही कोई भी इंजेक्शन आप लगाएं। तो जैसे पेशेंट ने हल्का फुल्का कुछ खा लिया है तो आप ये 10 ml का इंजेक्शन, मतलब 1 ग्राम डोज उसकी आईवी रूट से उसको थ्रू देंगे, तो उसकी हैंड टू हैंड जो ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे इंजेक्शन है वो है इटामसाइलेट। ठीक है, इटामसाइलेट इंजेक्शन भी ब्लड को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इस इंजेक्शन को आप आईएम रूट के थ्रू लगाएंगे पेशेंट को खाना खाने के बाद में। तो और ये दोनों इंजेक्शन है, इनको एक साथ भी यूज किया जा सकता है। अगर आपके पास इटामसाइलेट इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश, तो आप इंजेक्शन बोट्रोफेज जो इंजेक्शन आता है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोट्रोफेज इंजेक्शन 2 ml का जो इंजेक्शन आता है उसको अपन क्या करते हैं, आईएम रूट के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, ये एक रामबाण है। मैं बता देता हूँ कि जो अगर किसी का ब्लीडिंग हो रही है किसी भी टाइप की, या नाक से ज्यादा ब्लड बह रहा है, तो बोट्रोफेज इंजेक्शन अगर आप जैसे ही आईएम रूट से उसको लगाएंगे तो उसकी जो ब्लड की क्लोटिंग जो होती है, क्लोटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको बहुत ज्यादा स्पीड कर देता है ये, और जिस वजह से बोट्रोफेज इंजेक्शन से उसकी जो 100% जो ब्लीडिंग है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ट्रेनेक्सा 1 ग्राम और बोट्रोफेज इंजेक्शन आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इथामसाइलेट नहीं है तो, अगर आपके पास इथामसाइलेट है तो आप ट्रेनेक्सा और इथामसाइलेट दोनों इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। अगर इतना आप करते हैं तो 100% पेशेंट की जो ब्लीडिंग है वो हैंड टू
एंड बंद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक है, लू लग गई है, उसको डिहाइड्रेशन हुआ है, बॉडी में पानी की कमी है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, बॉडी को वापस से हाइड्रेट करने के लिए अपने को उसको आईवी फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर अपन पेशेंट को लगाने वाले हैं या तो आरएल आप लगाएंगे या फिर एनएस लगाएंगे। बीपी अगर उसकी हाई है तो आप एनएस बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अगर नॉर्मल बीपी है तो आप आरएल भी लगा सकते हैं, एनएस भी लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग जो प्रैक्टिस में यूज करते हैं वो ज्यादातर आरएल को यूज करते हैं, तो अपन यहाँ पे आरएल यूज करने वाले हैं। आरएल जैसे आप पेशेंट को लगाएंगे उसके साथ में आप उसके अंदर पेंटॉप डाल दीजिए, ताकि उसके अंदर जो पेट की जो गर्मी है, पेट के अंदर जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके साथ में आप इंजेक्शन पोलीबायन उसमें डाल सकते हैं, ताकि पेशेंट के अंदर जो ब्लड बहने से अगर जो कमजोरी आई है, ठीक है, वोमिटिंग वाली प्रॉब्लम है उसको वो खत्म हो जाए, ठीक है। और जो ब्लड के अंदर जो कुछ विटामिन की कमी हुई है, ठीक है, और जो विटामिन बी की जो कमी हुई है उसको कंप्लीट करने के लिए आप उसमें अंदर पोलीबायन इंजेक्शन डाल सकते हैं। अगर इतना आप करते हैं तो उसके अंदर बॉडी वापस से रिहाइड्रेट भी हो जाएगी, उसका जो नाक से खून बह रहा है वो बिल्कुल 100% बंद हो जाएगा। तो ये जो आईवी ट्रीटमेंट आपको देना है हैंड टू हैंड उसको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि उसको ओरली क्या देना है जिसको उसको वापस से वो प्रॉब्लम ना आए, तो यहाँ पे अपन कैप्सूल बीकासूल को यूज करने वाले हैं, जो कि जो खून के अंदर जो गर्मी है, ठीक है, उसको खत्म करेगा, जिस वजह से अपने को जो ब्लीडिंग हो रही थी उसके अंदर विटामिन की जो कमी हुई है उसको कंप्लीट करेगा, न्यूट्रिशंस की कमी को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे अपन बीकासूल कैप्सूल और फोलिक एसिड दोनों को एक साथ यूज करने वाले हैं। दोनों में से एक एक टैबलेट, एक एक कैप्सूल एक बार सुबह और एक बार शाम को पेशेंट को देना होता है खाना खाने के बाद में। उसके बाद में अगर पेशेंट को ज्यादा चक्कर आ रहा है, ठीक है, ज्यादा गर्मी हो गई है पेट में, एसिडिटी की वजह से भी उसको कई बार चक्कर आने लगते हैं, वोमिटिंग नोजिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे अपन रेंटेक टैबलेट यूज करने वाले हैं, जिसमें से एक टैबलेट आप पेशेंट को सुबह और एक टैबलेट पेशेंट को शाम को खाना खाने के बाद में देंगे। उसके बाद में उसकी जो ब्लीडिंग है उसको आगे वापस से उसको ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम ना है, ठीक है, उसको रोकने के लिए ट्रेनेक्सा की जो टैबलेट आती है जिसके अंदर ट्रेनेक्सामिक एसिड आता है वो आता है 500 mg, ठीक है। 500 mg की टैबलेट अपन पेशेंट को बीडी देंगे, ठीक है, मतलब बीडी मतलब दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को खाना खाने के बाद में ये टैबलेट आप उसको देंगे। अगर आप इतना करते हैं ओरल ट्रीटमेंट में तो उसको वापस से ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और उसके लिए अगर आप नाक में जैसे ब्लीडिंग की वजह से कई बार क्या होता है क्लॉग बन जाता है, ठीक है, नाक में मतलब कि बंद हो जाता है, उस जगह पे आप यहाँ पे नोज ब्लीड वाली जो नेजल ड्रॉप आती है, ठीक है, नोज ब्लीड के नाम से आपको मिल जाएगी, तो आप ये वाली जो नोज ब्लीड वाली जो ड्रॉप है वो यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 2-2 ड्रॉप, ठीक है, दोनों नाकों में 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार आपको डालना होता है, ठीक है। जैसे आप ओरल ट्रीटमेंट भी ले लिए तो उसके साथ साथ में आप नेजल ड्रॉप भी डाल सकते हैं, जो कि ब्लड की जो क्लोटिंग है, ठीक है, जहाँ जहाँ जैसे ब्लड बह रहा है वहाँ पे क्या कर देगा, ब्लड की क्लोटिंग कर देगा और वहाँ से ब्लड को बिल्कुल बंद कर देगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है ओरल ट्रीटमेंट और जो ये आईवी ट्रीटमेंट है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर इतना आप करते हैं तो पेशेंट की 100% जो ब्लीडिंग है वो बिल्कुल बंद होने वाली है गारंटी के साथ में। और यहाँ पे कुछ सावधानियां आपको रखनी होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने को होती हैं। अगर किसी पेशेंट के नाक से खून बह रहा है, ठीक है, तो आप उस टाइम क्या क्या सावधानियां रखें, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले आता है मरीज को लिटाए नहीं, कभी भी मरीज को जैसे उसके नाक से खून बह रहा था आप उसको लिटाए नहीं। आप सोचेंगे लिटा देंगे तो नाक से खून आना बंद हो जाएगा, नहीं। उस वजह से अगर आप जैसे ही आप मरीज को लिटाते हो तो उसमें क्या होता है, उसका जो ब्लड होता है उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है वो, ठीक है, फूड पाइप में या विंड पाइप में जा सकता है, जिससे अपन सांस लेते हैं। उस पाइप में भी अगर फेफड़ों तक चला गया तो उस वजह से पेशेंट को निमोनिया हो सकता है और भी सीवियर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए पेशेंट को लिटाने की गलती कभी नहीं करें, ठीक है। पेशेंट को बैठा के रखें, ठीक है, उसको सीधा बैठाएं, नाक को मुंह को थोड़ा आगे झुका के रखें। अगर ब्लड उसके कपड़ों पर गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दें, या फिर आप कॉटन लगा लें, लेकिन पेशेंट को कभी भी लिटाने वाली गलती नहीं करें। उसके बाद में पेशेंट को मुंह से सांस लेने दें, ठीक है, नाक को आप हल्का सा बंद करके रखें, मुंह आगे झुका करके नाक को बंद करके रखें और पेशेंट को मुंह से सांस लेने के लिए बोलें, ताकि उसको जो सांस लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है। यहाँ पे अपन उसके बाद में फिर अपन बर्फ से सेकें, ठीक है। अगर उसको ब्लीडिंग आ रही है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक कपड़े के अंदर बर्फ को बांध के और उसके नाक वाले एरिया पे आप उसको शेक करेंगे धीरे धीरे, ताकि जो वहाँ की जो वेन्स जो होती हैं, ठीक है, जो खून की जो नसें हैं वो जो डायलेट हो रखी है, फैल रखी है, वो एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, जिस वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो बर्फ से शेक करना भी आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर जो ड्राई एयर अपन ले रहे हैं उसकी वजह से जो सूखापन नाक के अंदर आ गया है, ठीक है, लुब्रिकेशन उसमें अंदर नहीं है, तो उसके लिए आप जेली लगा सकते हैं, पेट्रोलियम जेली, जैसे कि अपने घरों में वैसलीन अवेलेबल होता है तो वैसलीन आप लगा सकते हैं, ताकि नाक के अंदर जो सूखापन है वो खत्म हो जाए और जो वेंस जो होते हैं उनसे खून आना बिल्कुल बंद हो जाए। तो ये सावधानियां भी आपको ध्यान में रखनी है और जो आपने ट्रीटमेंट बताया है वो आप यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।